ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राहु संबंधित कुछ बातें। मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि बताऊंगा मैं आपको राहु और केतु जो होते हैं क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कब अच्छे हैं और कब बुरे हैं। यही चीज़ें ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में बता दूंगा मैं। राहु केतु से आमतौर पे तो लोग घबराए हुए होते हैं, घबराना चाहिए भी। राहु बुरे होते हैं कभी कभी, कब होते हैं, कब अच्छे होते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि राहु है क्या। अगर राहु यहाँ पर हैं तो केतु इनके सामने ही हमेशा होते हैं। राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, राहु यहाँ है तो केतु सप्तम में होंगे, यानी 180 डिग्री पे। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और चांद यहाँ पर है, तो चांद पर, चांद से बनाई जाने वाली जो छाया है हमारे धरती पर, वो छाया नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही तरफ से, चांद पे दोनों ही छोर से, नॉर्थ पोल, चांद के नॉर्थ पोल और चांद के साउथ पोल से जो पृथ्वी पे छाया पड़ती है वो राहु और केतु के रूप में जाना जाता है शास्त्रों के अनुसार, और आज के युग में आप साइंस के अनुसार कह सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब चूँकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं चांद के, इसलिए वो 180 डिग्री ही हमेशा चलते हैं। चूँकि चांद के साथ चलते हैं, चांद आगे जाएगा, छाया पीछे जाएगी, इसलिए ये हमेशा वक्री होते हैं, कभी भी आगे नहीं चलते, क्योंकि ये छाया है। चांद आगे ही जाता है, चांद कभी पीछे नहीं जाएगा, और ये कभी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि छाया हमेशा पीछे जाएगी चांद के साथ साथ। तो इसीलिए ये हमेशा वक्री ही चलते हैं। ये होगी राहु केतु क्या है, क्यों है, कैसे हैं। अब देखते हैं। राहु के उच्च और नीच के विषय में भी कहा जाता है, राहु की दृष्टियों के विषय में कहा जाता है। कभी भी आप सोचिए कि छाया स्वयं अपने आप में एक पॉइंट होता है, यानी कि चांद, ये नॉर्थ पोल चांद का, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब यहाँ से मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ पर है, इसकी छाया पृथ्वी पर यहाँ पे पड़ रही है, साउथ पोल की, इसकी छाया पृथ्वी पर यहाँ पे, ठीक है, दोनों की छाया एक दूसरे से अपोजिट मान लीजिए, इस यहाँ पे पड़ रही है एक की छाया यहाँ पे पड़ रही है। अब ये छाया जब चांद यहाँ से ऐसे रोटेशन करेगा पृथ्वी की, तो ये छाया धीरे धीरे इधर आएगी और ये छाया ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, ठीक है, रोटेशन के हिसाब से। अब इन छाया की भी कोई प्रतिलिपि बने, ये संभव नहीं है। फिर भी ज्योतिष शास्त्रियों ने कहा है कि राहु केतु की छाया होती है, बहुत से आधार होते हैं, मैं उनको काट नहीं सकता, लेकिन मेरा ये अपना मत है, बहुतों का मत है कि राहु केतु की छाया होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वयं छाया है। छाया की भी कोई दृष्टि नहीं होनी चाहिए, छाया कहीं देख नहीं सकता, छाया अपने आप में एक पॉइंट होगा उसके पास। अब कोई ग्रह की दृष्टि कैसे होती है? ये एक ग्रह है, इसकी दृष्टि कैसे बनेगी? सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष बनती है। सूर्य से पड़ने वाली रोशनी इसको रिफ्लेक्ट 2-3 प्रकार से कर सकती है। ये ग्रह अपने सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पे 2-3 प्रकार से भेज सकता है, लेकिन चांद भी अपनी रोशनी से एक रोशनी तो पृथ्वी को भेजता है, लेकिन ये छाया कैसे रोशनी भेजेगा, ये दृष्टि कैसे भेजेगा, ये अपने आप में एक विषय है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ, हर वीडियो में ही कहता हूँ कि राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, लेकिन ठीक है, आप ज्योतिष के हिसाब से मैं भी चलता हूँ, दृष्टियों की ही बात करते हैं। राहु और केतु यदि दूसरे 8वें में हो तो एक उच्च का एक नीच का होगा, ऐसा माना जाता है कि उच्च नीच भी होता है इसमें। वृषभ राशि और वृश्चिक राशि, वृश्चिक में राहु नीच का और केतु उच्च के, और वृषभ में राहु उच्च के और केतु नीच के, इस तरह माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक अध्यात्म के कारक है, एक भोग के कारक है। वृश्चिक राशि चूँकि मंगल की राशि है, केतु कुजवत है, इसलिए मंगल की राशि में, और ये कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव
आध्यात्म का अकल्ट का भाव है केतु से जुड़े होते हैं, इसलिए कहा जाता है केतु वृश्चिक में उच्च के होंगे। राहु मंगल की राशि में नहीं, भोग की राशि यानी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि ये भोग को प्रदर्शित करते हैं और ये मोक्ष को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए दोनों को इस तरह की राशियां दी गई हैं। ये एक बात हो गई। और इसके साथ साथ अब बात करेंगे हम आपके राहु और केतु के प्रभाव को लेकर। इनकी दृष्टियां भी गुरु की तरह ही मानी गई हैं। राहु और केतु के दृष्टि संबंध हम अगर कहें, अलग अलग जगह पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अलग अलग भाव के हिसाब से, थोड़े से भाव के हिसाब से तो नहीं बताऊंगा मैं, इनके कुछ कारकत्व तो बताऊंगा कि कारक कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं। दृष्टियाँ तो जैसे कि सब जानते हैं 5, 7 और 9 सामने होती है, पंचम दृष्टि होती है दोनों की ही, और सप्तम दृष्टि होती है दोनों की, और नवम दृष्टि होती है दोनों की ही। ठीक है, नवम दृष्टि 5, 7, 9 ये 3 दृष्टियाँ गुरु की तरह इनको दी गई हैं, जैसे भी दी गई हैं। इन तीनों को हम इस तरह से मानते हैं कि 3 दृष्टियाँ हैं। अब बात करते हैं राहु महाराज यदि या केतु, राहु और केतु दोनों ही यदि आपके केंद्र में बैठे हो, ठीक है, ये केंद्र है आपको चारों भाव, राहु केतु केंद्र में हो गए। यदि इन्हें कोई बुरा ग्रह नहीं देखता हो और केंद्र में त्रिकोणेश होके बैठे, ठीक है, यानी त्रिकोणेश कैसे होंगे, त्रिकोणेश से संबंध करें, मान लीजिए त्रिकोणेश से संबंध करें, यानी कि अब संबंध तो हो गया इनका, पंचम दृष्टि से देख रहे हैं ये त्रिकोण को, नवम दृष्टि से देख रहे हैं त्रिकोण को, और केंद्र में बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ अगर इनकी कोई दृष्टि हो रही है, सूर्य पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भी केंद्र त्रिकोण की दृष्टि बन जाएगी इनकी। सूर्य की राशि पे पड़ रही है तो भी बन गई। ठीक है, तो राहु स्वतंत्र रूप से अकेले ही बैठे हो या केतु अकेले बैठे हो, किसी भी ग्रह के साथ नहीं हो, केंद्र में बैठ के त्रिकोण से या त्रिकोणेश से साथ संबंध बना रहे हो, तो ये एक राजयोग कारक बनता है। ठीक है, ये फिर राजयोग की तरह काम करता है। अथवा उल्टा हो जाए, ये लोग केंद्र में नहीं, ये लोग त्रिकोण में बैठे और ये राहु यहाँ बैठ जाए, केतु यहाँ होगा, आमने सामने होंगे, या फिर राहु यहाँ हो केतु यहाँ हो, या फिर उल्टा भी, यहाँ पे राहु यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु यहाँ पे केतु, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों और केंद्रेश से इनका संबंध हो जाए, जहाँ पे बैठे हों उस राशि के स्वामी केंद्र में हो। ठीक है, यहाँ पे गुरु हैं, यहाँ पे सूर्य है, तो ये सूर्य किसी तरह से केंद्र में बैठे हों या फिर गुरु केंद्र में बैठे हों, इस तरह से त्रिकोणेश होके केंद्रेश से, त्रिकोण में बैठ के केंद्रेश से संबंध कर लें, तो भी ये राजयोग कारक हो जाएगा। ठीक है, राजयोग कारक हो गया, ये एक चीज़ हो गई। राहु केतु कभी भी कैसा फल देते हैं, यदि राहु केतु की अगर अकेले बैठे हैं, राहु अगर मान लीजिए केंद्र में बैठे हैं लग्न में, कोई इनको देख नहीं रहा है, शुभ होके बैठे हैं और त्रिकोण के साथ में संबंध बना रहे हैं, त्रिकोण से राजयोग संबंध बना रहे हैं, तो राहु अपनी दशा अंतरदशा में या केतु अपनी अंतरदशा में शुभ फल देंगे, शुभ फल देंगे। लेकिन केंद्र में बैठे हों, शुभ ग्रह की दृष्टि से बैठे, और लेकिन अशुभ ग्रह की दृष्टि से ना बैठे, देखे जाते हों, यानी शुभ ग्रह देखें इनके या बैठे, या शुक्र के साथ बैठे हों, बुध के साथ बैठे हों, या गुरु के साथ हों, या इनको गुरु और शुक्र या बुध देखते हों, या चंद्रमा देखते हों। विशेष रूप से चंद्रमा बैठेंगे देखेंगे तो वो चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे, तो वो राजयोग बनेगा नहीं। शुक्र के साथ बैठे या शुक्र इनको देखते हों, बुध देखते हो, या गुरु की त्रिकोण वाली दृष्टि है तीनों, तो गुरु देखते हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े इनके, विशेष रूप से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, और ये अकेले ही बैठे हो, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि ना पड़े उसको, पाप ग्रह की, और तो ये अपनी अंतर्दशा में शुभ फल देते हैं। यदि मान लीजिए कि राहु जो है अगर
एक बात और है कि कभी भी दशा जो चलती है, अगर मारक ग्रह की दशा हो, आपकी मारक ग्रह की दशा चल रही है, कभी भी किसी मारक ग्रह कौन है, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र है आपके मारक ग्रह, शुक्र की अगर महादशा चल रही हो, शुक्र की महादशा चल रही हो और उसी समय आपका राजयोग शुरू हो जाए। राजयोग कैसा, मान लीजिए कि गुरु यहाँ पे आके बैठ जाए, ठीक है, गुरु त्रिकोण के स्वामी हैं, उच्च के होके बैठ जाए, अथवा मान लीजिए कि यहाँ पे मंगल बैठ जाए, इसी मेष लग्न की बात कर रहा हूँ, लग्न के स्वामी हैं, उच्च के होके त्रिकोण यहाँ पे मकर में बैठ जाए, तो ये राजयोग बना दिए। लेकिन अब राजयोग आपका मंगल की दशा में शुरू हो गया, और उस समय समझिए कि मारक दशा चल रही है आपकी, तो ये राजयोग आपका काम नहीं करेगा, राजयोग आपका उतना ज़्यादा फलित नहीं होगा, कम फल देगा, थोड़ा बहुत फल देगा, ये भी चीज़ें हैं। तो राहु और केतु की दशा महादशा जो आती है, दशा महादशा जो आती है बहुत ही खतरनाक होती है। कैसे होती है, कभी कभी खतरनाक होती है। मान लीजिए कि राहु आपके षष्ठ भाव में बहुत ही बली माने जाते हैं, तो केतु आपके द्वादश में भी बली माने जाते हैं, ठीक है, ये अच्छा, दोनों का ही अच्छा भाव पोजीशन है, सबसे अच्छा पोजीशन है यही। लेकिन यदि मान लीजिए ये कन्या लग्न की कुंडली हो, यहाँ पे शनि की राशि बैठी हो और शनि यहाँ पे आके, अब जैसे कि अभी पिछले 2 सालों से बैठे हैं, यहाँ शनि बैठे हो, इनकी तीसरी दृष्टि राहु पड़ रही है। अब क्या होगा, राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 12वें पे हो गई और धन भाव पे होगी। अब धन भाव पे राहु ऐसे यहाँ से बैठ के दिलाएंगे, लेकिन जब शनि यहाँ गोचर में होंगे, शनि इनको देखेंगे तो शनि धन को रोक देंगे, पूरी तरह से रोक देंगे। और यदि महादशा चल रही है राहु की, ऐसे समय में रोग ऋण शत्रु तीनों ही आपको परेशान करेंगे, विशेष रूप से शनि की जब दृष्टि हो जाएगी, अथवा ये मान लीजिए कन्या लग्न ना भी हो और राहु की दशा महादशा चल रही है और राहु किसी प्रकार से आपके पंचम भाव में आ जाए, शिक्षा बाधित करते हैं, पंचम भाव में ना भी हो राहु, राहु की महादशा में आपकी शिक्षा बाधित होती ही होती है, कुछ भी करें आप। सबसे अच्छा जगह यही है, यहाँ पे आके भी राहु शिक्षा कराते हैं। यदि गुरु आपके त्रिकोण में बैठे हो, कहीं दृष्टि डाल रहे हो त्रिकोण में लग्न में, शिक्षा तो हो जाएगी, रुक रुक के होगी, जब तक कि राहु पर कोई शुभ दशा अंतर्दशा। अब राहु के साथ किसकी दशा अंतर्दशा अच्छी होगी, शुक्र की या शनि की, शनि की ही दशा अंतर्दशा में अगर राहु के महादशा चल रही हो, तो शनि की जब अंतर्दशा आएगी तो आप टेक्निकल फील्ड में कोई पढ़ाई कर सकते हैं, वरना राहु आपके शिक्षा को पूरी तरह बाधित करते हैं। राहु की महादशा में बहुत ज़्यादा प्रभाव बुरा होता है। विशेष रूप से माना गया कि शनि की दशा, अब राहु यहाँ बैठे हैं इसलिए मैंने कहा कि शनि की दशा अंतर्दशा में अच्छा करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ कारक है। लेकिन और कोई वो पता चलेगा कि कहाँ बैठे हुए, शुभ भाव में राहु हो तो अच्छा नहीं माना गया है, हालांकि अकेले हो तो अच्छा है, शुभ भाव में हो और शुभ ग्रह से देखे जाते हो तो राजयोग कारक हो जाएंगे, केंद्र त्रिकोण से जुड़े हों, अगर एक दूसरे से जुड़े हों, केंद्र में हो त्रिकोण में हो। लेकिन यदि पाप ग्रह से देखे जाते हो तो पाप स्थानों में या 2 स्थानों में हो तो ही अच्छा है राहु के लिए। ये बातें हैं। 13 मिनट का वीडियो बन गया, मैंने 5 मिनट कहा था, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। अब मैं और अपनी वाणी को भी दूंगा, आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अच्छे अच्छे तथ्य मिलते रहें आपको, अगली वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।